हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का और ये जेई एडवांस के लिए है और यहाँ पर लिख देते हैं फिजिक्स। उसमें भी चल रहा है थर्मल फिजिक्स। इसमें एडवांस में शुरू से 19 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये 20वां नंबर क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और ये 2023-24 जे एडवांस के लिए भी काम करेगा और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चंस को कैसे सोचेंगे, फिर इसके बाद हम इसका एनालिसिस देंगे कि कैसे सोचा जाता है। ठीक है, देखा जाए इसमें क्या सोचना है। यहाँ पर गैस है आइडियल, परफेक्ट गैस इक्वेशंस है। ये वंडर वाल इक्वेशन रियल गैस का नहीं है, वो जरूरी है देखना इसमें। फिर ये एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा है। उसके बाद दिख रहा है कोई प्रोसेस है जिसका मोलर हीट कैपेसिटी C जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। जैसा कि आप पढ़े होंगे आइसोबारिक में क्या होता है, फिर आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोथर्मल में क्या होता है, एडियाबेटिक में क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक में क्या होता है। तो ये भी कोई प्रोसेस है जिसमें C का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा बाई टी, जहाँ अल्फा को ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटीज है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। और नहीं लिखा है तो एक्चुअली तो हम लोग तो जीरो भी सोच सकते हैं, लेकिन जीरो एक्चुअली सोचने का जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्लियर नहीं है तो आप C जीरो अल्फा को जीरो कर देंगे तो ये उस समय आंसर हो जाएगा C इज इक्वल टू जीरो। तो पता लगाइए कि C इक्वल टू जीरो किस प्रोसेस के लिए होता है, तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो क्लियर नहीं किया कि कांस्टेंट प्लस है कि माइनस है कि जीरो है, इसलिए हमने जानबूझ करके जीरो का एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा और अल्फा प्लस और माइनस होगा उसी के लिए भी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए C टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। हाँ, अगर अल्फा जीरो होता तब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, तो इसलिए उसका अलग से आप निकालिए। और यहाँ पर सोचिए कि C आइदर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तब वो क्या होगा और वर्क डन निकालना है। फिर इसी में एक क्वेश्चन और दे देते हैं कि पता लगाइए कि भाई कौन ऐसा प्रोसेस था जिसके चलते मोलर स्पेसिफिक हीट ये वाला आंसर आया। तो वो भी एक कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, और नहीं होगा तो कभी उसका भी एनालिसिस हम देंगे एक अलग वीडियो में कि ये किस प्रोसेस का आंसर ये वाला आंसर आया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग को प्रोसेस दिया रहता है तब हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। लेकिन ठीक उल्टा मैं पूछ रहा हूँ कि अगर C मालूम है आंसर, यहाँ पर जो वेरिएबल्स है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मे बी प्रेशर डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट, कुछ भी दे सकता था PVT के टर्म में। और अब उसको पूछा जा रहा है कि पता लगा ये प्रोसेस क्या है। अधिकतर अभी पढ़ते थे प्रोसेस से माने मोलर स्पेसिफिक, ये इसका रिवर्स है। तो वो इस वीडियो में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग को खाली निकालना है वर्क डन। तो उसको बनाने का तरीका होगा यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमेशा याद रखिए कि जब भी वेरिएबल टाइप का रहे या कांस्टेंट रहे, हमेशा हैबिट बना के रखिए डिफरेंशियल Q, डिफरेंशियल U, डिफरेंशियल W।
यहीं से स्टार्ट कीजिए प्रॉब्लम, कभी भी इससे मत बनाइए। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू, इससे मत कीजिए, क्योंकि जिस समय वो वेरिएबल होगा तो उस समय ये फार्मूला लगाना ही गलत है, रॉन्ग है ये। इसीलिए ये फार्मूला यूनिवर्सल है, चाहे वो कांस्टेंट हो, मोलर स्पेसिफिक हीट, या वेरिएबल हो, हर केस में ये लग सकता है। यहाँ से यहाँ कब आएगा, जब ये इंटीग्रेट होगा तब आएगा, इसलिए इसी का यूज कीजिए। अब आगे देखा जाए क्या है, डिफरेंशियल क्यू का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि वो होता है एन सी डिफरेंशियल टी, ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, और सिस्टम में अगर हीट जा रहा है तो हमेशा प्लस होगा, सिस्टम से बाहर आ रहा तो हीट माइनस होगा। और यहाँ पर तीन चीज का ये फंक्शन है, नंबर ऑफ मोल, सी और टेम्परेचर डिपेंडेंट। और डिफरेंशियल यू क्या होगा, तो ये होगा एन सी भी डिफरेंशियल टी, और डिफरेंशियल डब्ल्यू क्या होगा, पी डिफरेंशियल पी। ये तीन फंडा है, और ये तीनों फंडा को हम यहाँ यूज कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, अलग से इसको निकालना पड़ता है, वैल्यू ये पुट किया जाता है, इंटीग्रेट करके ये निकलता है। कभी कभी क्या होता है, ये निकालना पड़ता है सेपरेटली, तो ये वाला करके इंटीग्रेट करके निकलता है। कभी कभी वर्क डन निकालना पड़ता है, तो ये वाला ऐसे लिख करके और उसके बाद इंटीग्रेट करके बनता है। और उसके बाद ये तीनों में से आफ्टर इंटीग्रेशन कोई भी दो दिया है तो तीसरा आराम से निकल जाएगा उसी के हेल्प से। और उसी तरह यहाँ पर भी है कि अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हैं, यहाँ पर जैसा कि पूछ रहा है, तो आप पीडीवी से बनाते रह जाइएगा, थोड़ा दिक्कत होगी, बनेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन टेक्निक चेंज कर दीजिए। देखिए क्या टेक्निक मैं कर रहा हूँ कि निकालना है हमको डेल्टा डब्ल्यू, लेकिन हम डेल्टा डब्ल्यू इस बेसिक से नहीं बनाएंगे, मतलब सेपरेट नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे, ये वाला पता लगा लेंगे, ये पता लगा लेंगे, और यही दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा डब्ल्यू निकल जाएगा। और वही करने जा रहे हैं इसमें, देखिए कैसे। तो डिफरेंशियल क्यू एन सी डिफरेंशियल टी हो गया, और जो डिफरेंशियल यू हुआ वो हमेशा एन सी भी डेल्टा टी होगा। ये एकदम याद कर लीजिए कि डिफरेंशियल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन सी भी ही लिखाएगा और डिफरेंशियल टी लिखाएगा। और यहाँ पर चूंकि मोलर स्पेसिफिक नहीं मालूम है, इसलिए हमेशा सी लिखाएगा, सीपी नहीं लिखाएगा। और सीपी लिखाएगा जब ये रहेगा प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस, तो उस समय ये सीपी लिखा जाएगा। अगर ये मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल का सी पुट होगा। एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक का सी बैठेगा, पॉलीट्रॉपिक है तो पॉलीट्रॉपिक का बैठेगा। मतलब जो प्रोसेस होगा उसी को बैठाते हैं। आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक का सी बैठेगा, जो प्रोसेस होगा उसका सी बैठाना है। और इसका प्रोसेस पता है, ये प्रोसेस है, स्पेशल प्रोसेस एक तो दिया है कि अल्फा बाई टी, उसी का यूज करेंगे। ये देखिए डिफरेंशियल डब्ल्यू इतना हो गया, मतलब हम लोग को वर्क डन निकालना है, मतलब ए वाला आंसर निकालना है, ए वाला आंसर निकालना है। तो मतलब क्या हुआ, पी डी भी ले लेंगे, इंटीग्रेट करने से आंसर आ जाएगा। लेकिन ना पी पता है ना भी पता है, तो थोड़ा सोचना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ इतना से नहीं बनेगा, हम लोग को ये जब इंटरनेट से दिया है तो इसका यूज करना पड़ेगा। और ये तो हमेशा चलते रहता है साथ साथ, ये तो कभी मतलब छूटेगा ही नहीं, साथ इसका हमेशा रहता है। तो इसीलिए लिंक है, तो यहीं से देखिए डिफरेंशियल डब्ल्यू निकल गया है। कैसे निकला, अगर हम पीडीवी ना भी लिखें, अभी इसको हम वैसे ही छोड़ दें, तो देखिए डिफरेंशियल डब्ल्यू तो मेरा सामने में आंसर दिख रहा है कि एन का एन है, और जो सी भी है, सी जो है अल्फा बाई टी है, तो अल्फा टी का पावर -1 कर दे रहे हैं, अल्फा बाई टी मतलब डिफरेंशियल टी। और ये हो गया एन, सी भी को अभी सीधी रख रहे हैं, और डिफरेंशियल टी और डिफरेंशियल डब्ल्यू। तो देखिए आराम से निकल गया डिफरेंशियल डब्ल्यू। एलिमेंटल वर्क डन इसको बोलते हैं, मतलब वेरी स्मॉल चेंज
अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट करते हैं तो उस समय का वर्क डन डिफरेंशियल डब्ल्यू होता है। और ये आंसर आ गया एन अल्फा टी माइनस वन डिफरेंशियल टी माइनस एन सी बी डिफरेंशियल टी। और जान ही रहे हैं कि इधर का टर्म इंटीग्रेबल है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, ये डिफरेंशियल डब्ल्यू का इंटीग्रेशन और एन अल्फा टी माइनस वन डिफरेंशियल टी माइनस एन सी बी डिफरेंशियल टी, पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसके बाद का स्टेप क्या होगा, ये इंटीग्रेट हो गया डेल्टा डब्ल्यू, और ये सब इंटीग्रेबल है, सेपरेट सेपरेट करेंगे तो एन अल्फा बाहर हो गया और ये टी का मतलब 1/t लिख दिए, ये देखिए ऐसा आ गया। फिर यहाँ पर आ गया एन बाहर है, सी भी बाहर है और डिफरेंशियल टी हो गया इंटीग्रेट। और अब देखेंगे कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है। तो लिखता है कि an ideal gas has an adiabatic equation gamma in some process its molar heat capacity varies at this where alpha is a constant. Find the work performed by 1 mole of gas during heating from the temperature T0 to n times of higher। मतलब इनिशियल टेम्परेचर को माना गया है T0, अब फाइनल टेम्परेचर क्या है इसके रेस्पेक्ट में इंटर टाइम्स T0 है। तो इसलिए इनिशियल टेम्परेचर को यहाँ पर हम चाहें तो T1 लिख देते हैं और यहाँ T2 लिख देते हैं। फिर यहाँ भी T1 और T2, बाद में T1 T2 का वैल्यू पुट कर देंगे। अभी जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, और जब जनरल फॉर्मूला निकल जाएगा तब लास्ट में नंबर ऑफ मोल T2 T1 पुट कर देंगे और रिजल्ट सामने में आ जाएगा। इसके बाद के स्टेप में होगा कि 1/t का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, आ जाएगा ये डिफरेंशियल डब्ल्यू जो हमको निकालना था वर्क डन, एन अल्फा बाहर हो गया तो है ही है, इसका लॉग में आ जाएगा तो ln, और ln लिख देने से मैंने बेस अंडरस्टूड है, ये है नेचुरल लॉग है ये ln t, और पावर में हो जाएगा T1 से T2, और ये हो जाएगा माइनस एन सी बी, और ये हो गया T, और इसका टेम्परेचर हो जाएगा T1 से T2, ठीक है, T1 माइनस T2, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा T है तो ये डेल्टा T हमेशा होगा, पहले खाली T लिख देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन करने से 1 का T आएगा, जैसे यहाँ का 1/t का इंटीग्रेशन ln आया, ln T नेचुरल लॉग ऑफ द T, मैंने लॉग ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू बेस T, वैसे भी लिख सकते हैं, और टेम्परेचर T1 से T2। अब पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है n 1 मोल, तो 1 मोल क्या हो गया, n1 हो गया, अल्फा, फिर ये आ गया ln T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, एक स्टेप और लिख देते हैं तब बैठाएंगे। तो अब इसके बाद का स्टेप हो जाएगा n अल्फा और ln, पहले T2 पुट होगा, फिर माइनस करेंगे ln T1, फिर यहाँ n सी भी, इसमें पहला पुट करेंगे T2, इसको पुट करेंगे T1, या फिर इसको लिख सकते हैं लॉग के लैंग्वेज में n अल्फा ln डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, तो log T2 बाई T1, पूरे का लॉग हो गया इसका, माइनस n सी भी T2 माइनस T1। अब यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा सी भी, क्योंकि गामा के टर्म में आंसर चाहिए, और कैसे होगा तो यहाँ पर उसका सॉल्व करके दिखाते हैं। सिंस Cp माइनस Cv R होता है और Cp बाई Cv गामा होता है, तो यहाँ पर 4 पैरामीटर्स है, एक R है, एक गामा है, एक Cp है, Cv है, ये 4 में कोई भी 2 मालूम हो, जैसे इफ
गामा एंड आर बी नोन, Cp and Cv can be calculated। मतलब जहां भी हमको गामा मालूम रहे, आर मालूम रहे, तो दो इक्वेशन, दो अननोन, इस रिलेशन को बोलते हैं मेयर्स रिलेशंस। मेयर्स रिलेशन उन्होंने ही बताया था, Cp माइनस Cv आर होता है। इसको भी ड्राइव करने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन इसको कभी भी ड्राइव करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कितना भी मेहनत कर दीजिएगा इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्यों? ये तो एजम्पशन है, Cp बाई Cv को गामा लिखा गया, इसका कोई प्रूफ नहीं, नो प्रूफ, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए कभी भी किसी से मत पूछिएगा कि इसका प्रूफ क्या, बताओ। और यहीं पर कभी कभी जरूरत पड़ता है गामा डिग्री फ्रीडम से जुड़ेगा, तब उस समय गामा को d+2/d बोलते हैं। ये भी कहीं से डिराइव कर लीजिएगा, ये आएगा कैनेडी थ्योरी ऑफ गैसेस में, थ्योरी ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। जब वो पढ़िएगा डिग्री फ्रीडम थ्योरी ऑफ एनर्जी, तो वहीं पर एप्लीकेशंस में आता है Cp Cv कैसे निकलता है। तो ये होमवर्क दे रहे हैं। और अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन को कैसे क्रॉस किए तो Cp निकल गया। Cp क्या आया? गामा Cv। इसको पुट कर दिए इसमें तो क्या आ जाएगा? Cp की जगह गामा Cv माइनस Cv R, तो Cv निकल गया R बाई गामा माइनस 1। तो Cv रटने की जरूरत नहीं है, आपके सामने में मैथमेटिक्स है। Cp माइनस Cv R होता है, ये इतना होता है, दो अननोन है, Cp Cv निकल जाएगा, रखने का जरूरत क्या है। हाँ, कभी कभी गामा नहीं देगा तो डिग्री फ्रीडम जानना पड़ेगा। मोनोटोमी का डिग्री फ्रीडम 3 होता है, 3 ट्रांजिशन मोशन, और डायटोमी का लो टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है 5, माने 2 रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और ट्रांजिशन का तो 3 तो रहेगा ही, 5 हो गया। हाई टेम्परेचर में 7 हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं लिखेगा तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में 5 का ही सोचिए। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में 6 होता है। तो इस तरह से अब ये आंसर Cv का वहाँ पर हम पुट करेंगे, और पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस 1 मोल है, n को 1 पुट करेंगे, और T1 कितना दिया हुआ है तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। T1 आंसर मेरा दिया हुआ है T0, देखिए लिखा हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर T0 है, बाद में उसको बढ़ाते बढ़ाते टेम्परेचर N0 टाइम्स हायर कर दिया, अर्थात जो T2 है वो मतलब आ गया ईटा टाइम्स ऑफ T0। ये N नहीं है, ये ईटा है, ये ग्रीक लेटर्स है। अब पुट कर देंगे, और नंबर ऑफ मोल कितना है तो नंबर ऑफ मोल 1 है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन पुट कीजिए। हम जानबूझ के पूरा बोर्ड को मिटाते नहीं हैं, ताकि किन्हीं को भी जरूरत पड़े तो कोई भी स्टेप आप रोक करके आराम से देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, तो अब देखिए इसका वैल्यू पुट करना खाली काम बचा है। तो अब क्या आएगा? पुटिंग द वैल्यू, तो डेल्टा W क्या हो गया? n तो 1 दिया हुआ है, ये 1 आ गया। अल्फा तो अल्फा है, और ln हो गया। T2 दिया हुआ है ईटा T0, और ये T1 है T0, फिर n तो 1 है। Cv का आंसर अभी निकाले हैं R बाई गामा माइनस 1, और T2 माइनस T1, T2 कितना है तो ईटा T0 है, और T1 क्या है? T0 है। तो इस तरह से सॉल्व करने से अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा अल्फा ln T0 कट गया तो आ गया ईटा, अल्फा ln ईटा, और ये हो जाएगा कॉमन आ जाएगा T0, तो आ जाएगा माइनस R N0 माइनस 1 इंटू T0 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो यही इसका आंसर्स है। किसी किसी क्वेश्चन में अगर n का वैल्यू दे दिया, जैसे कोई क्वेश्चन सेटर बनाने वाला क्या करेगा, इसको इसी को पकड़ेगा क्वेश्चंस और n को लिख देगा 5 टाइम्स, और नंबर ऑफ मोल को लिख देगा 3 मोल।
तो नेचुरली जब हम यहाँ जो जनरल फॉर्मूला निकाले हैं इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप आंसर को याद करेंगे। बेसिक जानिए और क्वेश्चन आराम से बना। अब इसी को आप लोग ट्राई कीजिएगा कि बिना इसका यूज किए हुए क्या डिफरेंशियल डब्ल्यू पी डी भी लेकर के इंटीग्रेट करके आएगा कि नहीं। ये होमवर्क रहा। और एक प्रोसेस भी निकालना है कि मतलब स्टार के रूप में एक लिख दे रहे हैं कि फाइंड प्रोसेस in terms of P and B। मतलब इसी क्वेश्चंस को ये होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। अब बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि फाइंड प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ P एंड B। जो P और B वेरिएबल है उस P के टर्म में इस प्रोसेस का नाम क्या है। तो उस प्रोसेस को भी आपको लिखना है। क्यों? प्रोसेस दिया रहता पीवी के टर्म में या बीटी के टर्म में या पीटी के टर्म में, तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या हुआ। और ये ठीक उल्टा क्वेश्चन है कि मोलर हीट कैपेसिटी दिया है तो ये प्रोसेस कैसे निकलेगा। कभी कभी क्वेश्चन में रहता है इंडिकेटर डायग्राम, वर्टिकली लिख देता है यहाँ पर P, यहाँ लिख देता है T। आप कुछ भी ग्राफ यहाँ बना दिया, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जो मन किया, और उसके बाद बोला इसको कन्वर्ट कीजिए VT में या कन्वर्ट कीजिए PV में। मतलब ये आंसर्स को इसमें लाइए क्या होगा और इसी क्वेश्चंस को लाइए कि इसमें क्या होगा। और ये P और T के बीच में जो ग्राफ है इसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम बहुत सा क्वेश्चंस जो हम लोग को आदत हो गया है कि पीवी डायग्राम पर क्वेश्चन बनाते हैं, वो पीटी में दे देता है या बीटी में दे देता है। अब बोलता है कि अब उसका मतलब आप कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालिए फर्स्ट रेफरेंस का। और हल करना होगा तो इसी क्वेश्चन में डाल देगा एंट्रोपी, डाल देगा एंथैल्पी, डाल देगा उसमें गिब्स फंक्शंस, डाल देगा हेल्महोल्ट्ज फंक्शंस और बोलेगा अब बनाओ। तो कहने का मतलब क्वेश्चंस बहुत तरह से हो सकता है लेकिन कंसेप्ट खाली चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह मेहनत करते रहिए, बनाते रहिए और एक दिन आपका लेवल इंप्रूव कर जाएगा। ओके, थैंक यू।